लास्ट क्लास में उसमें कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को अर्क स्नूही और लांगली में? नो सर। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, करवीर और कनेर। देखा है सभी ने? यस सर। यस कित, सर। कितनी तरह के? तीन तरह के तीन सर। टाइप के सर। कौन कौन से? लाल, पीला और रक्त वाइट। पीत रक्त, पीत और श्वेत। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास श्वेत सर। कनेर कनेर होता है वो तीन तरह का हमारे आसपास मिलता है, रक्त, पीत और श्वेत। ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो वैसे पॉइजनस नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जब आगे जाके अभी ट्रीटमेंट पढ़ोगे तो उसके अंदर पता चलेगा कि बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियों में इसके पत्तों का यूज करते हैं एज ए मेडिसिन। तो बेसिकली जो कनेर के बारे में लिखा गया है, कनेर के जब हम पर्याय भी पढ़ते हैं या कनेर के बारे में जब हम आगे बात करते हैं, तो उसके अंदर कनेर के जो सारे पर्याय लिखे गए वो बेसिकली लिखे गए अशुमार या आशु से रिलेटेड। क्योंकि कनेर के बारे में कहा जाता है कि कनेर जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है उनके लिए अनपॉइजनस है, लेकिन जितने भी हमारे जो कैटल्स होते हैं या जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उन सभी के लिए सीवियर पॉइजनस सिम्टम्स उनके अंदर प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो बेसिकली जब हम नॉर्मली अगर हम इसको यूज करते हैं तो उसके अंदर अगर कभी साइन और सिम्टम्स अगर प्रोड्यूस भी होते हैं तो वो बहुत ही माइल्ड कंडीशन में होते हैं। मतलब इस कनेर से किसी के भी फैटल होने के या किसी के भी डेथ होने के चांसेस होते हैं वो लगभग होते हैं 100 में से अप्रोक्सीमेटली 2%। ठीक है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि तीनों कनेर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, क्या क्या उनके साइन और सिम्टम्स है, और अगर कोई पेशेंट है तो उसको हमें कैसे ट्रीट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी की, कार्डियक पॉइजन। अगर नॉर्मली इसके उसकी बात करें, कैटेगरी की बात करें, तो अभी तक हमने जितने भी तीनों पॉइजन पढ़े थे वो बेसिकली कौन से थे? हमारे इरिटेंट पॉइजन, कि नॉर्मली स्किन पे अगर कांटेक्ट में आ रहे थे या अगर हम उसको अगर किसी भी तरह से अगर हम उसको यूज कर रहे थे तो बेसिकली क्या कर रहे थे? इंटरनल म्यूकोजा में इन्फ्लामेशन कर रहे थे और स्वेलिंग प्रोड्यूस कर रहे थे। बेसिकली इरिटेशन वाले जो सिम्टम्स है वो उनके अंदर प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन कनेर क्या है? कनेर है बेसिकली हमारा कार्डियक पॉइजन, कि अगर कनेर को किसी भी डोज में अगर हम यूज करें तो उससे में जो भी सिम्टम्स आएंगे वो बेसिकली कौन से आएंगे? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। क्योंकि इसके जो एल्कलॉइड्स होते हैं कनेर के वो डायरेक्टली जाके जो हमारा हार्ट है उसके ऊपर एक्ट करते हैं। और बेसिकली जब हम आगे भी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो जो इसमें जो सबसे ज्यादा सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है कि कभी भी जब हम इसको अगर ओरली अगर इसको यूज किया तो ओरली यूज करने के बाद क्या करेगा? जैसे ही ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू होगा तो एब्जॉर्ब होने के बाद जो हमारी स्मॉल कैपिलरीज है ये धीरे धीरे उनको डैमेज करना शुरू करता है। अभी आगे जाके पोस्टमार्टम में और साइन और सिम्टम्स में दोनों में देखोगे कि इसमें जो बेसिकली सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं? हेमोरेजिक सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, कि हमारी जो स्मॉल आर्टरी और वेन जो हेल्दी है वो तो नॉर्मल रहती है, लेकिन जो हमारी स्मॉल कैपिलरीज है ये धीरे धीरे उनको रप्चर करना शुरू करता है और उनको रप्चर करके वहां पे ब्लड की एक्यूमुलेशन शुरू कर देता है। और बाकी जितने भी सिम्टम्स मिलेंगे इसके अंदर देखने के लिए वो हमें कैसे मिलेंगे? जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है या कार्डियक सिस्टम है उससे रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट लैटिनेम। लैटिनेम जो इसकी हमारे पास तीन वराइटीज है, तीनों वराइटीज के अकॉर्डिंग उसके जो साइन और सिम्टम्स हैं वो उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और तीनों का लैटिन नेम क्या है? नीरियम इंडिकम जो हमारा श्वेत होता है, रक्त का नीरियम ओडोरम, और पीत का थिवेंटिया नेरीफोलिया। ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसके साइन और सिम्टम्स हमारे लिए यहाँ प्रोड्यूस होते हैं और जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा बात करते हैं वो इसका कॉमन लैटिन नेम कौन सा है? नेरियम इंडिकम। ठीक है। तो एग्जाम में हो सकता है वैरायटी से रिलेटेड आए, लेकिन जहाँ जनरली करवीर लिखा हुआ होता है और सिंपल अगर लैटिन नेम उसका लिखना है तो जो हम उसके लिए यूज करते हैं वो करते हैं हम श्वेत का नीरियम इंडिकम। इंग्लिश नेम इंडियन ओलेंडर, और फैमिली इसकी एपोसाइनेसी। ठीक है। उसके बाद पर्याय के, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, पर्याय के अंदर जो जितने भी इसके जो पर्याय लिखे गए वो कैसे लिखे गए? रिगार्डिंग टू द एनिमल्स। जैसे आशुमार, अश्वांतक, आशुगन या हैमार। हैमार भी मतलब जैसे जो एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, है का मतलब कि कोई भी जो जंगली जानवर है। तो बेसिकली कनेर के जो भी साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? जो भी हमारे
हाँ लोकेश, क्या हुआ? सर वो सर कुछ बच्चों की सर ज्वाइन नहीं हो पा रही, ये लिखा आ रहा है कि मीटिंग इज लॉक्ड बाय होस्ट। हाँ, वेट, मीटिंग इज लॉग, क्योंकि 5 मिनट तक जो लोग आ गए थे उनको मैंने क्लास में ज्वाइन करवा लिया, जो नहीं आए थे उनसे कहो अपने घर बैठे रहे। नहीं सर उसकी तभी से आ रही है, सुखदेव है सर। मैं क्या करूँ? मेरी क्लास 9:55 पे शुरू होती है, मैंने 10:02 पे मीटिंग लॉक करी है, और उसके बाद अगर कोई भी है जो क्लास में नहीं था तो उसकी क्लास में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सर आज लिंक देख लेट लो आ सर रहा है वो। सर। 10 बजे तो लिंक ही आ रहा है सर आज। हाँ कोई बात नहीं, किसी और को दिक्कत है तो वो साथ में जा सकता है। ठीक है, जिनको पढ़ना है वो आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो पर्याय की बात कर रहे थे। पर्याय में बेसिकली जो भी इसके अंदर जो पर्याय लिखे गए हैं वो किसके लिखे गए हैं, जो भी सिम्टम्स हैं एनिमल के रिगार्डिंग। तो इसका जो सबसे मेन पर्याय है, ज़्यादातर बुक में जब हम रेफरेंस भी पढ़ते हैं तो जो इसका सबसे कॉमनली नाम हमें मिलता है वो मिलता है अशुमार के नाम से। ठीक है, तो जो हमारे घोड़े होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा पॉइजनस सिम्टम उनके अंदर प्रोड्यूस करता है, और विष के वेग उसके अंदर उत्पन्न करने की वजह से जो इसके पर्याय लिखे गए वो लिखे गए अशुमार, अश्वांतक, अशुगन और हैमार। ठीक है, रस पंचक की बात करें तो रस पंचक में जो इसका रस लिखे गए हैं वो लिखा गया है कटु और तिक्त। ठीक है, अभी तक जितने भी पॉइजन पढ़े हैं उसके अंदर जो बेसिकली जितने भी हमारे अभी तक पढ़ चुके हैं उन सब का रस क्या था, कटु, तिक्त और कसाय। कि या तो कटु हो सकता है, तिक्त हो सकता है या कसाय हो सकता है। बेसिकली वो तीनों रस जो पित्त प्रकोपक होते हैं हमारे। ठीक है, या तो पित्त को प्रकोप करते हैं और साथ में जो हमारी वात है, वात प्रकोप करने का काम करते हैं, वो सभी जो रस हैं वो इस सभी विषयों के लिखे गए। इसके अलावा जो गुण लिखे गए, गुण जब हमने विष के सामान्य गुण भी पढ़े थे उसके अंदर भी क्या था कि विष के जो बेसिकली जो गुण है वो कौन से होते हैं, इस तरह के गुण जो जाके या तो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो पाए या फिर जाके शरीर के अंदर जो छोटे से छोटे स्त्रोतस हैं उनके अंदर जाके वो अधिष्ठित हो पाए। तो इसके गुण क्या लिखे हैं, लघु, तीक्ष्ण और रुक्ष। वो होता है लघु होने की वजह से क्या है कि बॉडी में इजीली डाइजेस्ट होने लगता है, तीक्ष्ण होने की वजह से वहां पे पित्त का प्रकोप करता है, और रुक्ष होने की वजह से वहां पे वात का प्रकोप करके जितने भी जो हमारे विष के लक्षण है उनको उत्पन्न करता है। वीर्य, सभी स्थावर विषयों का जो मोस्टली का जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य और कटु विपाक है। ठीक है, तो याद करने के लिए सिर्फ वीर्य में उष्ण और कटु याद करना है, और गुण के लिए लघु, तीक्ष्ण और रुक्ष। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स के बारे में पहले भी बताया था ना कि एल्कलॉइड्स क्या होते हैं कि वो केमिकल एजेंट्स जो उसके अंदर जो पॉइजनस जो मटेरियल है वो उसको प्रोड्यूस करे और साइन और सिम्टम्स को प्रोड्यूस करे। तो जब हम करवीर की बात करते हैं, करवीर में बेसिकली जो सबसे मोस्टली जो उसका पॉइजनस एल्कलॉइड होता है वो होता है नीरिन। ठीक है, और अगर हम पूरे प्लांट को देखें तो इसके अंदर लिखा गया है कि द मोस्टली रूट आर द पॉइजनस विद द केमिकल नीरिन। कि अगर हम पूरे प्लांट के पंचांग की बात करें तो उसमें से जो सबसे ज्यादा पॉइजनस पार्ट उसका होता है वो क्या होता है, उसके रूट्स। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में बताया था ना कि जब हम जो करवीर होता है, करवीर के पत्ते बहुत सारी मेडिसिन में एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। ठीक है, उनको बॉईल करके अर्क भी बनाते हैं, उसके अलावा बॉईल करके उसका क्वाथ फॉर्मेशन डिकॉक्शन में भी उसका यूज कर सकते हैं। तो जो इसका सबसे मोस्टली जो पॉइजनस कंपाउंड है वो क्या होते हैं, इसकी रूट्स। और जो इसका सबसे एक्टिव जो इसके एल्कलॉइड्स है या जो इसका केमिकल पार्ट है वो क्या होता है, इसका नेरिन। इसके अलावा इसमें दो एल्कलॉइड्स और पाए जाते हैं, निरियोडोरिन और निरियोडेरिन। लेकिन जो मेनली जो सबसे ज्यादा उसके रूट में पाया जाता है वो कौन सा होता है, हमारा नेरिन। ठीक है, तीनों देखे हैं ना? ये बेसिकली अभी बताया ना कि हमारे पास तीन तरह की वैरायटी हो सकती है इसकी, रक्त, पीत और श्वेत। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास साइन और सिम्टम्स। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में अभी बताया कि जितने भी इसके अंदर जो साइन और सिम्टम्स मिलते हैं वो बेसिकली कौन से मिलते हैं, हमारे या तो हार्ट से रिलेटेड या जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड। तो कुछ जनरलाइज सिम्टम्स जो हर स्थावर विश्व में मिलते हैं, जैसे वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। क्योंकि श्लोक याद है स्थावर विषयों का सामान्य लक्षणों का? स्थावर विष के सामान्य लक्षण। अब एक एक को नाम लेके पूछूं जब बताओगे या वैसे ही बोल रहे हो?
नहीं पता सर। अच्छा, आज टेस्ट होने का वाला ज्वर, था। इक्का ज्वर, दंत हर्ष, गलग्रह, दंत हर्ष गल ग्रह। अब ये याद करे तो इसका श्लोक भी बोल दे कम से कम। हम्म, क्यों? है याद, श्लोक नहीं है? स्थावरम तु ज्वर, हाँ, स्थावरम इक्का तु दंत हर्ष गलग्रह, दंत हर्ष गल ग्रह में फेन वाम्य, फेन वम्य अरुचि अरुचि श्वास, श्वास मूर्छा, मूर्छा जनियत, जनिए। विषम। हाँ, तो जो स्थावर विष के बारे में लिखा गया है कि निद्रा, दंत हर्ष और गल ग्रह, ठीक है। तो वही सारे जो जनरलाइज सिम्टम है वो सारे के सारे हर स्थावर विष में मिलेंगे। वही इसके अंदर लिखा गया है कि पेशेंट को एक्सेसिव वोमिटिंग मिलेगी, डायरिया मिलेगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन मिलेंगे, और लास्ट में जाके जो लिखा गया है कन्वल्सन्स। ये लगभग जितने भी हमारे स्थावर विष है, चाहे किसी के बारे में कोई सिम्टम याद आए या ना आए, कम से कम श्लोक के अंदर जो साइन और सिम्टम्स लिखे गए हैं वो हर पॉइजन कंडीशन में स्थावर विष के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। इसके अलावा जो इसके एक्टिव एल्कलॉइड्स है उसकी वजह से जो इसके अंदर सबसे मेन सिम्टम हमें देखने के लिए मिलता है वो क्या मिलता है? एडिमेटस टंग। कि जैसे इसको हम ओरली यूज करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करता है, सबसे पहले जो हमारी टंग है उसके अंदर स्वेलिंग, धीरे धीरे स्वेलिंग प्रोड्यूस करना शुरू करता है। और इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पेशेंट की सिंपली ये देखो, जैसे दिखाई दे रहा है ना इस डायग्राम में, कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आया, आपने उसे एग्जामिन करा और उसकी टंग के अंदर अगर हाफ पोर्शन में अगर स्वेलिंग है, तो आप बिना सोचे उसको सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो उसने क्या किया है, कि जो उसका या तो उसने नेरिन किसी भी फॉर्म में यूज किया या डायरेक्टली उसने जो करवीर थी उसकी जड़ का हो सकता है पाउडर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में उसके अंदर यूज किया गया, ठीक है। तो जो इसका सबसे मेन और साइन और सिम्टम हमें मिलता है वो क्या मिलता है? एडिमेटस टंग। इसके अलावा दूसरा हमने क्या बताया कि कार्डियक पॉइजन है। कार्डियक पॉइजन होने की वजह से जितने भी साइन और सिम्टम्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? सर्कुलेटरी से रिलेटेड। तो कोई भी जब हमारे कार्डियक पॉइजन होते हैं तो कार्डियक पॉइजन जाके क्या करते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट है धीरे धीरे उसको इंक्रीज करना शुरू करते हैं, ठीक है। और कभी भी देखा है ना कोई पेशेंट की, जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट देखे ना कि क्या होता है उनके अंदर, कि अचानक उनका जी घबराने लगता है। जो बॉडी का टेम्परेचर अचानक इंक्रीज करता है उसको ठंडा करने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक्सेसिव स्वेटिंग को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, एक्सेसिव स्लाइवेशन शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स है कार्डियक से रिलेटेड ये इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। कि जो हमारा थ्रोट और एब्डोमेन है उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन मिलेगी, एक्सेसिव और फ्रोथी स्लाइवेशन मिलेगा, कि जो पेशेंट है उसको एक्सेसिव स्लाइवेशन हो रहा होगा, स्लाइवेशन भी कैसा? फ्रोथी, यानी कि झागदार। इसके अलावा प्यूपिल डायलेटेड मिलेंगे। और दूसरा जो एक इसके अंदर मोस्ट कॉमन सिम्टम मिलता है वो क्या है? डिफिकल्टी इन स्वेलिंग ड्यू टू द स्पाज्म ऑफ द मैसेटर मसल्स। कि जो हमारी मैसेटर मसल्स होती है जो हमारे लोअर जॉ को रेगुलेट करने का काम करती है, जो हमारी च्युइंग में हेल्प करती है, उसके अंदर स्पाज्म होने की वजह से क्या है कि जो पेशेंट है किसी भी चीज को लेने में उसके अंदर उसको सीवियर पेन और स्पाज्म उसके अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजों से इसको आइडेंटिफाई करना है कि एक तो पेशेंट का जो माउथ है उसके अंदर स्पाज्म मिलेगा, दूसरा जब हम उसकी जीभ को बाहर निकाल के अगर उसको एग्जामिन करेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगी? हमें हल्की सी स्वेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। या फैटल डोज की बात करें तो अगर इसकी रूट हम डायरेक्टली यूज करते हैं तो उसकी जो फैटल डोज होती है वो होती है लगभग 15 से 20 ग्राम तक, और लीव्स लगभग 5 से लेके 15 ग्राम तक उसकी जो लीव्स है उसके अंदर एल्कलॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फैटल पीरियड लगभग 12 से 36 घंटे। ये नॉर्मली अगर किसी ने उसकी रूट या लीव्स को यूज किया है तो अगर वो 24 से लेकर 36 घंटे तक, अगर वो 1 से लेकर 1.5 दिन तक भी आपके पास आया है तो आप सिंपली उसको मेडिसिन देकर उसके ट्रीटमेंट को कंडक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है? सिंपली स्टमक वॉश यूजिंग टैनिक एसिड, कि टैनिक एसिड को लेकर उसके स्टमक को वॉश करना है। अभी तक जो पहले तीनों हमने पढ़े थे उसमें क्या था कि स्टमक वॉश करना है किससे? या तो नॉर्मल सलाइन से या फिर सॉल्ट वाटर लेके उसको यूज करना है। लेकिन करवीर में जो आपको स्टमक वॉश करना है वो किससे करना है? टैनिक एसिड से। इसके अलावा दूसरी चीज जो उसके अंदर मोस्टली कन्वर्जन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको रोकने के लिए उसके लिए एंटी कन्वर्जिव थेरेपी उसके अंदर यूज करनी है। नेक्स्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसके अलावा जैसे जो उसकी टंग है वो इन्फ्लेम कर गई है
तो उसको सबसाइड करने की कोशिश करनी है। जो उसकी मैसेटर मसल्स में जो उसमें स्पाज्म प्रोड्यूस हो गए उसके लिए एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्यूपिल्स उसके डायलेट हो रहे हैं उसको सबसाइड करना है। जो उसके अंदर कार्डियक सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे उसका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा है, उसको चेस्ट साइड में जो पेन हो रहा है, फ्रोथी जो उसके अंदर स्लाइवेशन हो रही है, उन सभी चीज जो उसके सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको एक एक करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कंडक्ट करते हुए उसके ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्फिन फॉर सिडेशन एंड सोडियम लैक्टेट उसके अंदर यूज किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है, बहुत ज्यादा उसको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, तो उन चीजों के लिए हम उसके अंदर मॉर्फिन यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा उसकी जो स्पाज्म है उनको रेगुलेट करने के लिए, मैसेटर मसल्स के स्पाज्म को रोकने के लिए उसके अंदर सोडियम लैक्टेट या तो ओरली या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म दोनों के अंदर उसके अंदर यूज किया जा सकता है। कोई डाउट ट्रीटमेंट तक? कोई डाउट किसी को ट्रीटमेंट तक? हेलो हेलो। नो सर। नो सर। तो बता दो यार, पता तो चले, आवाज आ रही है। सर आ रही है सर। हाँ बताओ। सर सर जो आपने वो स्वेलिंग बताई थी कि टंग हाँ। के एक साइड में स्वेलिंग आएगी, सर हाँ हाँ तो सर वो मतलब कि स्वेलिंग कहीं पे भी आ सकती है सर, जैसे आगे टंग हाँ, के किसी पीछे आ किसी भी गई या पोर्शन कहीं में। और आ गई या साइड बेस वाइज ही आई? नहीं नहीं, किसी भी पोर्शन में बेसिकली जो उसका एल्कलॉइड टंग के जिस पोर्शन के अंदर सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा। क्योंकि ये साइड की स्वेलिंग इसलिए है क्योंकि कभी भी क्या होता है कि डायरेक्टली तो कोई ऐसा है नहीं जो करवीर को वैसे यूज करेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो इसके पाउडर्स होते हैं वो किसी भी फूड मटेरियल में मिला के किसी को दिए जा सकते हैं। और फूड क्या करता है कि जनरली हम एक साइड से उसको चबाते हैं, तो उस वजह से जो इसकी स्वेलिंग है वो एक साइड में ज्यादातर प्रोड्यूस होती है। मतलब बाकी सर जिस साइड से टच हाँ, हो जो पार्ट उसके सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा बेसिकली स्वेलिंग उस पार्ट में देखने के लिए हमें मिल सकती है। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? सर जो स्टमक को गैस्ट्रिक लवाज दे रखा है सर टैनिक एसिड से, वो हाँ, टैनिक एसिड से क्यों कर रहे हैं सर इसमें? टैनिक एसिड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टैनिक में बेसिकली क्या है, उसके एंटीडोट का काम करता है टैनिक एसिड। और दूसरा जो इसके अंदर बताया ना कि क्या होता है कि जैसे ही उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन शुरू होती है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या है कि वो धीरे धीरे बताया ना कि सर्कुलेटरी जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो उसकी रेट ऑफ यस एब्जॉर्प्शन सर। को कम करने के लिए उसके टैनिक एसिड उसके अंदर यूज कर रखा है। ओके सर। ठीक है, और कोई सवाल? चलो, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल एस्पेक्ट। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि दो चीजें हमें सबसे इजीली उसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं कि अगर कोई लाइव हमारे पास है, अगर कोई पेशेंट जब तक उसकी डेथ नहीं हुई है उस कंडीशन में हमारे पास आया, तो सिंपली हम उसके स्पाज्म को देख के और जो उसकी टंग है उसको देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इसने कनेर या करवीर का यूज किया हुआ है। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में पेशेंट की डेथ हो गई है, तो उस कंडीशन में जो इसके अंदर सबसे मोस्ट प्रोबेबली जो हमें साइन मिलता है वो क्या मिलता है? पैचल हेमरेज। पैचल मतलब छोटे छोटे पैचेस, जैसे देखा है ना कि कभी किसी को देखा है स्किन डिजीज वाले कोई पेशेंट देखे हो जिनके स्किन पे छोटे छोटे रेड कलर के दाने पड़ने लगते हैं, एक्जिमा टाइप देखे होगा अगर कभी किसी ने देखे, नहीं देखे? हेलो। देख के होंगे सर, ऐसे कभी ध्यान नहीं दिया हूं तो हाँ, इतना अच्छे मतलब से। कई बार जिनको वैसे चलो ना देखा हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि जिनकी पित्तज प्रकृति होती है, और जैसे अब गर्मी शुरू हुई है, जस्ट मई जून शुरू है, तो पित्तज प्रकृति वालों में क्या है कि जनरली जो उनकी स्किन है उनके सर वो ऊपर जो हाँ नॉर्मल उसमें वो बोल देते हैं वो पीतल सड़ गया टाइप वो हाँ चीज। हाँ बिल्कुल वही, कि उसमें रेड कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ने लगते हैं पूरे स्किन के ऊपर। सर और बैक पे हो जाते हैं और हाथों हाँ, और पित्तज प्रकृति में क्या है कि जैसे ही गर्मी बढ़नी शुरू होती है वो थोड़ा सा भी गर्मियों में गर्म चीजें खानी शुरू करते हैं तो जनरली होने लगता है उनको। सेम उसी तरह के सिम्टम हमें देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में, कि अगर कोई पेशेंट की करवीर की वजह से अगर डेथ हो गई है और हमने उसको जब पोस्टमार्टम करते हैं, तो सिंपली जब हम उसके किसी भी ऑर्गन को निकाल के देखेंगे तो उसके अंदर उसी तरह के रेड डिश जो स्पॉट्स हैं, जो रेड पैचेस हैं, वो उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे इसके डायग्राम में दिखा रखा है। पैचल हेमरेज ऑन द हार्ट और द कंजेशन ऑफ द विसरा, कि जो उसकी इंटरनल म्यूकोज है वो उसके अंदर कंजेशन मिलेगी, उसके अंदर जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट मिलेगा,
और इसके अलावा जितने भी हम उसके इंटरनल ऑर्गन निकाल के देखें, चाहे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया या बाकी चीज हो गई, उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, पैचियल हेमरेजेस। कि जो हमारी स्मॉल कैपिलरीज होती है, स्मॉल कैपिलरीज के ब्रेक डाउन होने की वजह से जगह जगह पे वहां पे छोटे छोटे पार्ट्स में जो ब्लड की एक्युमुलेशन है वो हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, डायग्राम में दिखा रखा है ना कि नॉर्मल हार्ट है, उसके अंदर जो ये रेड कलर के छोटे छोटे पैचेस दिखाई दे रहे हैं, जो डॉट्स दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारा पैचियल हेमरेज। और ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए मिलता है हमारा करवीर की पॉइजनिंग में। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह का अगर पेशेंट आता है उसकी हम पोस्टमार्टम करते हैं तो सिंपली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जो उसके अंदर करवीर की जो पॉइजनिंग है वो उसके अंदर कंडक्ट हुई है। दूसरी जो हमें मेन साइन इसके अंदर देखने के लिए मिलता है वो क्या है, बीइंग हीट रेजिडेंस। कि करवीर क्या करता है, करवीर का जो नेरिन है वो बेसिकली क्या करता है, हीट को अपने अंदर एक्युमुलेट करने का काम करता है। और ऐसे तरह के पेशेंट क्या मिलते हैं कि अगर किसी ने बहुत लंबे समय तक अगर नेरिन का यूज किया है या करवीर का यूज किया है तो उसकी वजह से क्या हो कि उसकी जो इंटरनल म्यूकोसा है वो धीरे धीरे कंजेस्ट होने लगेगी, और कंजेस्ट होकर वहां की जो आर्टरी और कैपिलरीज है वो धीरे धीरे कंप्लीटली डैमेज हो जाती है। और डैमेज होने की वजह से क्या है कि इस तरह के पेशेंट हमें क्या मिलेंगे, बीइंग हीट रेजिडेंस। कि अगर उनके इंटरनल ऑर्गन्स को अगर हम निकाल के अगर उनको जलाने की भी कोशिश करें तो जो हमारे बर्न वाले साइन और सिम्टम्स है वो उसके अंदर नहीं मिलते हैं। बर्न के साइन और सिम्टम्स पता है ना कि जैसे कोई भी ऑर्गन है अगर हमारा, चाहे हम स्किन की बात करें, अगर स्किन हमारी सीवियर हीट के कांटेक्ट में आती है तो वहां पे क्या होता है कि ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन होती है। ब्लिस्टर्स के बारे में बताया ना कि ब्लिस्टर क्या होते हैं कि आर्टरी और वेन से वो डैमेज होती है। डैमेज होने की वजह से क्या है कि बॉडी उसको रिकवर करने के लिए वहां पे जो सीवियर हमारा फ्लूइड का फ्लो है उसको इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज करने की वजह से जो फ्लूइड है वो उसके अंदर धीरे धीरे वहां पे अकोमुलेट होता है और ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन करता है। लेकिन नेरिन के अंदर क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसके अंदर बताया ना कि धीरे धीरे ये क्या करता है, जो हमारी कैपिलरीज है सबसे पहले उनको डैमेज करना शुरू करता है। और कैपिलरी के डैमेज होने की वजह से कभी भी अगर वहां पे कोई भी जो ऑर्गन है अगर वो हीट के कॉन्टेक्ट में आता है तो वहां पे जो हीट के साइन और सिम्टम्स है वो वहां पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। क्योंकि आगे जाके शायद इसमें तो नहीं, जब फाइनल में जाओगे, फाइनल में सर्जरी के अंदर दो डिजीज आती हैं अगर पढ़ोगे आगे जाके, रेनॉल्ड डिजीज और बर्गर डिजीज। ठीक है, वो दोनों डिजीज क्या है कि रेनॉल्ड डिजीज में भी और बर्गर डिजीज में भी दोनों में सेम सिम्टम्स दे रखे हैं, लेकिन रेनॉल्ड डिजीज क्या है, अपर एक्सट्रीमिटी में होती है और बर्गर लोअर एक्सट्रीमिटी में होती है। उनके अंदर क्या लिखा गया है कि कभी भी कोई पेशेंट सीवियर एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर या एक्सट्रीम हीट के अंदर अगर अपना काम कंडक्ट करता है, जैसे हमारे आर्मी सोल्जर्स हैं जो -40 -45 डिग्री में वहां पे रहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस की वजह से क्या होती है कि धीरे धीरे जो उनकी इंटरनल जो लिम्फ वेसल्स हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं वो धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होकर नेक्रोसिस में जाने लगती है। उसके बाद बॉडी क्या करती है कि धीरे धीरे उसको रिकवर करने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। उसके बाद एक फेज ऐसी आती है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट काम करना बंद कर देता है, तो उस कंडीशन में वहां पे नेक्रोसिस और गैंग्रीन की फॉर्मेशन होने लगती है। तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर मिलता है कि जब नेरिन रेगुलरली लंबे टाइम तक अगर यूज किया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो वहां पे जितनी भी हमारी स्मॉल कैपिलरीज है उनको डैमेज कर देगा, और डैमेज करने की वजह से जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे जो इसके अंदर बताया हीट रेजिडेंस, कि अगर वहां सीवियरली हीट के कॉन्टेक्ट में भी आएगा तो वहां पे जो हीट से रिलेटेड जो भी साइन और सिम्टम्स है वो उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, अगर मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो जो सबसे ज्यादा इसका यूज किया जा सकता है वो अबॉर्शन के लिए, होमिसाइडल के लिए और कैटल पॉइजनिंग के लिए इसका यूज किया जा सकता है। कोई डाउट किसी को इसमें? करवीर में कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो ठीक है, आप समझ में आया ना कि बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करना है करवीर को। अगर कोई लिविंग पर्सन है तो उसके अंदर बाकी साइन और सिम्टम्स तो मिल सकते हैं, लेकिन दो इसके स्पेसिफाइडली साइन है जिससे हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं। एक तो उसका लोअर जो या जो उसके मैसेटर मसल्स है उसके अंदर स्पाज्म मिलेगा। दूसरा उसके बाद अगर हम उसकी टंग को एग्जामिन करेंगे तो उसके अंदर लोकलाइज स्वेलिंग मिलेगी। ठीक है, और अगर पेशेंट डेथ होने के बाद अगर हमारे पास पहुंचा है, अगर हमें उसका पोस्टमार्टम करना है तो उसके अंदर हमें स्पेसिफिकली देखने के लिए क्या मिलेगा, जो पैचियल हेमरेज है वो उसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से उसको सिंपली आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
चलो, पुराने वाले जो पढ़े थे वो याद है सारे? हम्म। अर्क का लैटिन नेम? Gigantia procera. हम्म। Cynthia Procera. समझ में नहीं आ रही, ढंग से बताओ। कैलेट्रोपिस प्रोसेरा। कैलाट्रोपिस प्रोसेरा। कितनी जातियां हो सकती हैं या कितनी वैरायटीज अवेलेबल होती हैं अर्क की? दो सर। कौन सी? जिजेंटिया और प्रोसेरा। ठीक है। रक्ताब और श्वेताब। स्नोही की? नेरिफोलिया इंडिका। वैरायटीज कितनी है स्नोही की? 3 है सर। 3 है। कौन कौन सी? ठीक है, 3 हो सकती है, बता कौन कौन सी? सर वो यूफोर्बिया, नेरिफोलिया, ऐसी कुछ थी अच्छा सर वो। अच्छा अच्छा। चल। ओ, पोस्टमार्टम अपीयरेंस स्नोही की? स्नोही में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा पोस्टमार्टम अपीयरेंस में? कंजेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। हाँ, कंजेशन मिलेगी और इन्फ्लेमेशन मिलेगी। इसके अलावा कोई भी जो उसका स्पेसिफिक साइन है वो नहीं होता। ठीक है। अर्क के अंदर क्या मिलेगा? सर डायलेटेड जो प्यूपल प्यूपल डायलेटेड हाँ, होंगे सर, प्यूपल और डायलेटेड होंगे और फेन और मुंह में फेन। हाँ, एक्सेसिव स्लाइवेशन जो उसका हो रहा है तो उसकी वजह से उसके माउथ पार्ट में वहाँ पे फ्रोथ और स्लाइवेशन के जो साइन है वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। लांगली के अंदर लांगली का पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या था? क्या ढूंढने लगते हो क्या तुम लोग पेज पलट के? लिखा ही नहीं सर साथ में। चलो, नहीं, स्टार्टिंग है इसीलिए एक एक करवा रहा हूँ आराम से से कम इन चीजों को साथ के साथ पढ़ते रहो, क्योंकि एक उपविष्ट कोई ज्यादा नहीं है। साइन और सिम्टम्स 4 ऐसे हैं जो सब में मिलते हैं: नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल पेन, सब के अंदर लिखा गया है। इसके अलावा 3 साइन और सिम्टम्स याद करने जो उसके अंदर एक्सेसिव हो सकते हैं। अभी तक जितने भी 3 पहले पढ़े उसके अंदर मेडिको लीगल एस्पेक्ट तीनों का सेम था, पोस्टमार्टम अपीयरेंस तीनों का सेम था कि जनरली स्पेसिफिक साइन कोई नहीं होता है, सिर्फ इरिटेंट पॉइजन से इस वजह से इंटरनल म्यूकोजा में क्या मिलेगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन मिलेगी और कंजेशन मिल सकती है। इसके अलावा अगर वहाँ पे स्लाइवेशन एक्सेस है तो उसकी वजह से उसके साइंस उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। फैटल डोज और फैटल पीरियड भी तीनों के लगभग सेम ही है कि अनसर्टेन है, कोई ज़्यादा उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। याद करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ हैं कि उसके लैटिन नेम को याद करना है, उसके एक्टिव एल्कलॉइड्स को याद करना है, और अगर उसकी फैटल डोज है तो उसको याद करना है। ठीक है। तो इजी है, इनको साथ के साथ पढ़ते रहा करो, याद कर लो। पीडीएफ शेयर कर दिया करो सर ग्रुप में। पीडीएफ की बात ऐसी है कि एक्चुअली ये कंटिन्यू है, एक ही पीपीटी के अंदर सारे बना रखे हैं। अभी नोट कर लो, जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा उस दिन पूरा का पूरा एज इट इज भेज दूंगा इसको। नहीं, क्योंकि ये 11 के 11 इकट्ठे लिख रखे हैं, या तो मुझे बार बार इसको काट के और फिर तुम लोगों के पास भेजना पड़ेगा, इसलिए जब पूरे हो जाएंगे सारे के सारे की इकट्ठी भेज दूंगा। वैसे नोट करते रहो। स्क्रीनशॉट ले लिया अगर। स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्ड कर लो, तुम्हारे पास ऑप्शनों की कमी थोड़ी है, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक। और बाकी इतना मेमोरी बढ़ जाएगी सर ऐसे स्क्रीनशॉट में तो। इतना ज्यादा भी नहीं लिखवाता हूँ। ठीक है। एक ही विषय उसको धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है, आराम से साथ के साथ नोट कर सकते हैं। और बाकी जो नोट्स है वो बाद में भेज दूंगा मैं, जब कंप्लीट हो जाएगा जब भेज दूंगा। 4 हो गए हैं, 7 और बचे हैं, फिर भेज देंगे इकट्ठे।